नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आपको बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। शुक्रवार का सत्र है और सामान्य तौर पे जब मैं ये शो करता हूं तो इसमें मैं बात करता हूं अगले हफ्ते की तैयारी की, लेकिन इस बार अगले हफ्ते की तैयारी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल बाजार खुले हुए हैं। जी हाँ, शनिवार के सत्र में कारोबार होगा। कल 9 से 10 और फिर 11:15 से लेकर 12:30 तक कारोबार होगा और इतना स्वदेश पे इसके आप स्पेशल कवरेज भी देख सकेंगे। तो इसलिए आज कल की तैयारी करते हैं कि कल बाजार में क्या हो सकता है। हालांकि सामान्य तौर पे जब इस तरह के स्पेशल सत्र होते हैं तो उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम देखने को मिलता है। ये शो चूँकि आपका है तो शो में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप ईटीनॉ स्वदेश को आपके सोशल मीडिया पेज पे जाइए, फेसबुक और ट्विटर पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप आपको करना है 9136934056। इस नंबर पे आपके पास अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे लिया है, ये तमाम जानकारी आपको भेज देनी है। फिर हम वहाँ से सवाल लेंगे। एक और तरीका जैसे कि मैंने बताया, ट्विटर और फेसबुक पे जाइए, ईटीनॉ स्वदेश को फॉलो कीजिए, KKT यानी कल की तैयारी लिखना है और आपको अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा एक और आसान तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, आप यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप शो देख सकते हैं, वहाँ भी तमाम सवालों के जवाब भेजे। हमारे जो जानकार देते हैं वो कई से शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे जिसके जवाब उस शेयर में दिए हुए, तो आपको जानकारी मिल सकती है। कमेंट बॉक्स में आप अपने तमाम सवाल भेज सकते हैं, फिर वहाँ से आपके हम सवाल लेंगे और जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि उन शेयरों पर जो आपके पास है आपको क्या करना चाहिए। वैसे आज बाजार में देखिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स थे जहां दबाव था तो कुछ सेक्टर थे जहां अच्छी तेजी देखने को मिली। खासतौर पे सबसे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात क्यों करूं, तो निफ्टी का आज का हाई जो था 21,670 का हाई था, जो लो था 21,575 का था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि 100 अंकों के दायरे में आज निफ्टी ने पूरा दिन गुजारा है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए। बैंक निफ्टी में इससे उलट आज के ट्रेड में कारोबार होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी 46,249 का हाई बनाया था, 45,558 का लो बनाया था और कह सकते हैं कि लो से थोड़ी सी रिकवरी के साथ बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी में आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं बड़ा दबाव देखने को मिला। ये दबाव क्यों देखने को मिला मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फटाफट कुछ स्टॉक्स देखिए निफ्टी के जहां आज जिसमें मजबूती देखने को मिली। ONGC, भारतीय एयरटेल, NTPC जैसे स्टॉक्स थे जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। ये निफ्टी को खींचने वाले स्टॉक्स थे। ONGC में देखिए एक अच्छी मजबूती दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। NTPC में खरीदारी देखने को मिली। टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे स्टॉक थे जहां आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। दबाव कहाँ देखने को मिला और जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला। निफ्टी के अगर टॉप लूजर स्टॉक्स की बात की जाए ना तो ऊपर के 3 स्टॉक्स आपको बैंकिंग स्टॉक्स दिखेंगे। इंडसइंड बैंक नतीजों के बाद दबाव देखने को मिला, कोटक महिंद्रा बैंक वहाँ दबाव देखने को मिला और HDFC बैंक देखिए वहाँ आज भी थोड़ा दबाव देखने को मिला है। और यही वजह है कि आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी में दबाव देखने को, जो हेवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स है वहाँ सीधे तौर पे कमजोरी देखने को मिली और उसका असर ये देखने को मिला कि ये तमाम स्टॉक्स कमज़ोर होते हुए दिखे। लेकिन इस बाजार में भी कई सारे छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली, जिसमें रेल विकास निगम एक शानदार तेज़ी के साथ बंद होता हुआ कामयाब हुआ। हुडको देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। IRCTC स्टॉक्स देखिए वहाँ एक अच्छी खरीदारी आज के ट्रेड में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स स्टॉक्स थे जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती खास तौर पे देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज के ट्रेड में आप देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ की मैंने बात की, IRFC के देखिए वहाँ मजबूती थी। NBCC, JK पेपर जैसे स्टॉक्स से जहाँ खरीदारी थी। अपोलो पाइप्स में मजबूती देखने को मिली। तो ये तमाम वो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। वापस से देखिए आज के ट्रेड में पावर शेयर में थोड़ा करंट देखने को मिला। REC जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और शेयर जहाँ पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली, मजबूती थी खासतौर पे हिंद रेक्टिफायर जैसे स्टॉक थे वहाँ खरीदारी थी। GIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि बाजार में खरीदारी का मूड माहौल है। जिन कंपनियों के नतीजे खराब आ रहे हैं, जिन बैंकों के नतीजे थोड़े खराब देखने को मिले, उसकी पिटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ ज़्यादा दबाव देखने को मिला। जिसके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं जैसे ओरेकल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स देखिए 2 दिनों में 40% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। HDFC बैंक देखिए नतीजे खराब, काफ़ी ज़्यादा बाजार ने उसको पनिश किया। तो जिसके नतीजे खराब आ रहे हैं बाजार उसको बहुत ज़्यादा पनिश कर रहा है, जिसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं उस पर बाजार जो है सीधे तौर पर खरीदारी कर रहा है, मजबूती दिखा रहा है। 2 दिनों में शेयर करीब 40% के आसपास की मजबूती देखने को मिली थी। अब अपने जानकारों से समझने का मौका है कि आगे की रणनीति होनी चाहिए क्या, क्योंकि शनिवार है, कल भी बाजार खुला हुआ। तो समझते हैं दोनों जानकारों से। कुणाल V. परार हमारे साथ है और निमेश ठाकर है।
आप दोनों को मेरा नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि इस हफ्ते बाजार में रुझान देखने को मिला है, कल छोटा सत्र है और इस छोटे सत्र में क्या लगता है निमेश, आपकी तरफ से सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या नज़र होगी? वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए पिछले सप्ताह हम लोग जब बात कर रहे थे, एक चीज मैंने बोली थी कि जनवरी मंथ के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। सेम चीज ये वीक के अंदर देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है। जिस तरह से इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आए हैं और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए, दोनों का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखे बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 35% का है। कल जो दो बैंक के रिजल्ट आएंगे, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उसका वेटेज 32% का है। कोटक बैंक से यहाँ मार्केट को ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल सिमिलर है। मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है, बट आईसीआईसीआई बैंक कितना सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को, वो देखने की बात है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ 45,200 जो है वो एक सपोर्ट एरिया रह सकता है। यहाँ से और 400-500 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा उम्मीद है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर ऑल ओवर जो है वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है मुझे। कल हमने देखा था कि 21 ईएमए के नीचे निफ्टी ने बंद आया था, और जब बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा तब निफ्टी को आउट परफॉर्म करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में एक साइडवे मूवमेंट रह सकता है या करेक्शन आ सकता है, और बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे उम्मीद है। सीधे तौर पे ये रहा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जल्दी से आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कुणाल, आपकी तरफ से क्या रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताइए। कल तो छोटा कारोबार होगा तो सामान्य तौर पे वॉल्यूम कम कल के ट्रेड में कम देखने को मिलेगा। निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में लोअर लेवल पे 21,400 का सपोर्ट आ रहा है, जो आली चार्ट पे 200 MA भी है, तो काफी अच्छा सपोर्ट 21,400 का। ऊपर के लेवल पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 21,850 21,860 का सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है निफ्टी में। एंड उसी लेवल पे अगर सामने बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में फिलहाल जो सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है वो नीचे में 45,400 है। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर में 46,350 का फिलहाल एक रेजिस्टेंस हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, स्टॉक आगे बढ़ाते हैं। हेनियल परमार जी का सवाल है आईआरएफसी पे। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 100 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि आईआरएफसी में क्या करें। आईआरएफसी एक ऐसा शेयर है जिसमें हमने एक शानदार रैली देखी है पिछले कुछ दिनों में। क्या रहा होगी कुणाल आपकी तरफ से? ये जो है वो अभी फिलहाल स्टॉक में बनने की ही है, क्योंकि और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर मैं ऊपरी लेवल की बात करूँ, जिस हिसाब से स्टॉक ने अभी बढ़त दिखाई है, प्लस एक अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है सर हमें ये ऊपर में आने वाले दिनों में 185 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और जैसे 185 क्रॉस होता है और भी ऊपर के लेवल में हमें ये 259 तक के भी लेवल दिखाने में सक्षम है। तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 185 का है, तो इसको होल्ड करके चलिए और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 185 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है विष्णु तिवारी जी का। प्रयाग यूनिवर्सिटी पर उन्होंने सवाल पूछा, 100 शेयर के पास है, 557 रुपये के भाव पे है। निवेश हमने देखा कि शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी नवंबर से, और फिर ये 650 के आसपास पहुंचा था दिसंबर में, लेकिन अब लगातार गिरावट देखने को मिली, वापस उसी लेवल पे आ गया है जहां से इसमें बड़ी रैली देखने को मिली थी। 500 से लेकर 520-25 का जोन है। क्या राय होगी यहाँ पे अब इसके? देखिए फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है। मुझे लग रहा है कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर बने रहने चाहिए। जिस तरह से इथेनॉल का थीम चल रहा है और जो कुछ भी इंडस्ट्रियल कैपेक्स आने वाला है, मुझे लग रहा है कि कंपनी सीधे तौर पे बेनिफिशियरी रहेगी। तो प्राइज इंडस्ट्रीज के अंदर व्यू मेरा बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जो है वो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से प्राइज इंडस्ट्रीज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और स्टॉक के अंदर एक्सपांशन होगा। एक मिड कैप स्टॉक है और ऊपर में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको 550-560 के लेवल एक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है 650 से 675 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 650 से लेकर 675 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जो अगला सवाल है सोनू गुप्ता का है,
नोबोको पे इनका सवाल है, हाल की ही लिस्टिंग कह सकते हैं इसको, 200 शेयर इनके पास पोर्टफोलियो में है, 570 रुपये के भाव पे। इस शेयर को चार्ट को देखिए, लिस्टिंग के बाद हमने देखा थोड़ा शेयर में दबाव देखने को मिला और गिरते गिरते वापस ये 250 के आसपास आया, तो वहाँ से एक पुलबैक रैली दिखाया, वापस से थोड़ा कमज़ोर हुआ है शेयर बीते। अगर कुछ सत्रों से बात करें तो खासतौर पर वीकली चार्ट पे 3 हफ्ते से लगातार गिरावट के कैंडल्स इसमें बनते हुए दिखे हैं। क्या राय होगी कुणाल शेयर पे लेके, नोबोको को लेके? नोबोको की बात करें तो 341 के अराउंड है, खरीदारी उनकी ऊपर के भाव में है। मेरा जो व्यू है वो अभी होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। काफी अच्छा सपोर्ट 330 के लेवल पे फिलहाल स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा कि अगर एवरेज करना है तो इस लेवल पे एक बार एवरेज भी कर सकते हैं नीचे 320 के एसएल के साथ। यहाँ से वापस मुझे अपसाइड में एक बाउंस बैक दिख रहा है जहां पे हमें 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय 320 के लेवल से एक बार एवरेज करने की बन रही है। तो ये राय आते हुए शेयरों में थोड़ा आप चाहें तो इस लेवल के आसपास एवरेज कर सकते हैं। थोड़ा समय की कमी है तो ज़्यादा सवाल हम नहीं ले पाए, लेकिन फटाफट चलते हैं और वीआईपी स्टॉक्स की बात करते हैं। कुणाल, आपकी तरफ से कौन सा होगा वीआईपी स्टॉक्स ट्रेड के लिए, निवेश के लिए? कल दो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। पहला जो स्टॉक है पीएफएस है, एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आज के दिन में हमें देखने को मिला है। 47.05 के अराउंड क्लोजिंग है। 43.75 के एसएल के साथ हम खरीदारी करके चलेंगे। टारगेट 50 का रहेगा और वो जैसे ही ब्रेक होता है 54 का अल्टीमेट टारगेट भी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 15% की मूव ये स्टॉक हमें देने के लिए रेडी है, तो खरीदारी करके चले पीएफएस। दूसरा स्टॉक है कॉनकोर, अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, रिवर्सल देखने को मिला है। 840 के एसएल के साथ कॉनकोर खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट 881 और जैसे ही वो ब्रेक होता है अल्टीमेट टारगेट 910 का भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो कौन में आपने खरीदारी करने की सलाह दी है? 863 रुपये के आसपास अभी ट्रेड करा, 881 से 910 का भाव। दूसरा शेयर आपने पीटीसी की बात की है ना? सर पीएफएस की बात की है। पीएफएस में खरीदारी करने की सलाह, चेंज कीजिए उसको। पीएफएस में खरीदारी करने की सलाह है। इसमें जो टारगेट होगा 50 से 54 के आसपास का होगा, जबकि इसमें जो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह होगी। और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा 43 रुपये 75 पैसे के आसपास आपको लगाना है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, पीटीसी नहीं, पीएफएस आपको लिखना होगा इसमें। दूसरा शेयर इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल, इसको चेंज कर दिया। आपके तरफ से दूसरा शेयर कौन, आपके तरफ से निवेश कौन सा शेयर होंगे? देखिए, मैं अंबुजा सीमेंट को बाय रिकमेंड कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक के जिस तरह से रिजल्ट आए हैं और जो सीमेंट स्पेस के अंदर हम लोग ने देखा था कि पिछले 2 क्वार्टर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा थी और उसकी वजह से ईबिटा मार्जिन जो है वो काफी प्रेशर में रहे थे। बट अब जो अल्ट्राटेक के सीमेंट के रिजल्ट आए हैं, मुझे लग रहा है कि वो जो कंसर्न था वो काफी हद तक जो है वो रिड्यूस हो चुका है। मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट ये लेवल से बेहतरीन लग रहा है। 500 रुपए के स्टॉप लॉस से मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर 3 to 6 मंथ। और मुझे लग रहा है कि 600 रुपये से 620 तक के टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट में बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। आपके तरफ से एक ही शेयर होगा अंबुजा सीमेंट? यस। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 620 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 500 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। कुणाल का स्टॉक में फिर से आपको बता दूं, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह दे रहा है। 47 रुपये के आसपास ये ट्रेड का लक्ष्य जो होगा 54 रुपये के आसपास होगा। स्टॉप लॉस जो है 44 रुपये के आसपास लगाना है। फटाफट वापस से दावोस चलते हैं। दावोस में जैसा कि मैंने बताया कि 54वां जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है और इस बार की जो थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट है। इस थीम की क्या खासियत है और भारत इसमें क्या भागीदारी ले रहा है, इसकी क्या महत्ता है, ये बताने के लिए दावोस से टाइम्स नेटवर्क की नेशनल एडिटर अनुया यादव की एक खास रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। Hello, we are here at the 54th annual meeting of World Economic Conclave here at Davos, for which the theme this year is Rebuilding Trust. और देखिए, Rebuilding Trust इसलिए रखा गया है ताकि नई अपॉर्चुनिटीज जो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो डिसीजन मेकिंग में ज्यादा मदद करे, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल पार्टनरशिप्स यहाँ पर देखने को मिले, इस वजह से रखा गया है। मैं इस वक्त प्रोमेनाड स्ट्रीट पर डावोस में यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं बता दूं आपको कि 60 से 70 पवेलियंस यहाँ पर सिर्फ आपको इस
स्ट्रीट पर नजर आ जाएंगे। खूबसूरत बात यह कि इस बार भारत से करीब करीब 10-12 यानी कि दर्जन भर पवेलियंस जो है वो आपको यहाँ पर भारत के दिख जाएंगे, फिर चाहे कंपनियों के हो या फिर राज्यों के हो। मेरे पीछे मैग्नेटिक महाराष्ट्र का जो पवेलियन है वो आप देख सकते हैं। खासतौर पर भारत से यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी और स्मृति ईरानी जो हैं वो डावोस में पहुंचे हैं। अश्विनी वैष्णव अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र के पवेलियन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। सीएम शिंदे जो हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और खास तौर पर महाराष्ट्र का जो मकसद है मैं आपको बता दूं वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है अपने राज्य में उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी टीम मौजूद है। हम आपको बता दें कि डेलीगेशन का जो खास तौर पर मकसद है वो ये कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के साथ साथ जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, साथ ही साथ पॉलिसीज हैं, फेवरेबल पॉलिसीज जो हैं वो कंपनियों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो और बेहतर करती है इंडस्ट्रीज के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रमोट करने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा ग्लोबल टू अट्रैक्ट मोर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। आई हियर मैग्नेटिक महाराष्ट्र, हियर वी विल गेट यू मोर विजुअल्स एंड डेफिनेटली मोर स्टोरीज फ्रॉम द महाराष्ट्र पवेलियन। हम साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, जो यहाँ पर अब से कुछ देर बाद इनॉग्रेट करने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। पल पल की खबर आपको खासतौर पर महाराष्ट्र के पवेलियन से हम आपको यहाँ पर देंगे। फिलहाल डावोस से मेरे साथ कैमरामैन बलराज सैनी के साथ अनुया यादव, टाइम्स नेटवर्क। शुक्रिया अनिया। तो सीधे तौर पे आप देख रहे थे डावोस से लगातार एक से बढ़कर एक आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। निमेश और कुणाल, आपका शुक्रिया। 18 स्वदेश को समय आपने दिया और तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में चर्चा की। शनिवार का सत्र में बाजार खुलेगा। 18 स्वदेश पे बाजार का जो स्पेशल सत्र है उसकी खास कवरेज कल देखना मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।